नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने अनुच्छेद लेखन और जो सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के भेद में हमने कितने प्रकार पढ़े थे, याद है आपको? हाँ, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें वक्ता है, वो जैसे वक्ता है, बोलने वाला है, वो सर्वनाम शब्दों का उपयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, हम इत्यादि शब्द। अब जो सर्वनाम शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, उनके भी 3 भेद मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके अलावा मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में क्या बताया था, याद है आपको? हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है। अब आगे हम आज अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चय मतलब निश्चित और अनिश्चय मतलब जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर इशारा करता हो या संकेत करता हो। इनमें कौन से सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होंगे? जैसे कोई, कुछ, ये शब्द प्रयुक्त होंगे। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको कुछ पृष्ठ दिखा रही हूँ और साथ में हम उदाहरणों द्वारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझेंगे। तो तैयार हैं आप? तो बच्चों, आपको सामने एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है। सबसे पहले एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ। अनिश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले या उनके बारे में बताने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब सिंपल भाषा में हम समझे, सरल भाषा में हम समझे तो जिस चीज़ के बारे में हम निश्चित नहीं हो, हमें मालूम नहीं हो कि वो चीज़ क्या है या वो प्राणी कौन है, तो वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे किसी, कुछ, कोई आदि। अब हम इसको उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे दूध में कुछ गिर गया है। अब ये कुछ शब्द है, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं कि दूध में क्या गिरा है? वो हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई आपको बुला रहा है। अब कौन बुला रहा है? लड़का आकर जो इंसान आगे खड़ा है उसको बोल रहा है कि कोई आपको बुला रहा है, लेकिन वो अनिश्चित है कि उसको कि कौन बुला रहा है। तो कोई जो शब्द है वो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम का चौथा भेद, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो तो आपको मालूम ही है कि कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उनका दोहराव करेंगे। जैसे किसका, कौन, किसने, क्या, किसे, कहाँ आदि। ये शब्द कौन से हैं? प्रश्नवाचक। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगर ये शब्द जहाँ पे मिले हमें तो वो कौन से शब्द होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के द्वारा हम पढ़ेंगे तो तुम क्या पढ़ रहे हो? तो यहाँ पर क्या शब्द है वो किसके लिए आया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। अब इसके बाद में है
यह पुस्तक किसकी है। तो किसकी जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द पहले लगे हैं और उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द यहाँ पर आए हैं। इसके बाद में हम आगे का जो सर्वनाम शब्द है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने कुछ पृष्ठ देखे और उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताया। अब हमारे कितने सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम के भेद है वो मैंने आपको बताए। 4 भेद हमने सीख लिए हैं। अब कितने बाकी हैं? 2 भेद और बाकी हैं। कौन कौन से भेद और बचे हैं? देखिए, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तो बचा कौन सा? संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहले बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। अब संबंधवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परस्पर संबंध को बताते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक बात और जो है वो ध्यान में रखने लायक है कि इनमें जो शब्द आएंगे वो जोड़ों के रूप में आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जितना, उतना, जहाँ, वहाँ, ये सब शब्द उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताए हैं। अब दूसरा जो हमारा अंतिम जो सर्वनाम है, सर्वनाम का भेद है निजवाचक। जहां पर ऐसे शब्द जो खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। कि भाई ये चीज मेरी ही है, ठीक है, ये काम मैंने अपने आप ही किया है। तो ये सब किस में आएंगे? निजवाचक सर्वनाम में। तो इसके भी मैं आपको कुछ पृष्ठ दिखाऊंगी और उदाहरणों के द्वारा आपको इनको समझाऊंगी। अब एक बार फिर से मैं आपको संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परस्पर संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सर्वनाम शब्द है वो जोड़े में आते हैं। अब वो जोड़े वाले शब्द कौन कौन से हैं? उदाहरण के तौर पर जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा आदि शब्द। अब उदाहरण के द्वारा अगर हम समझें तो सबसे पहले जिसकी चाबी उसकी गाड़ी। तो ये जिसकी और उसकी शब्द आया है वो संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। और आपने गौर किया होगा कि जिसकी और उसकी शब्द है वो जोड़ों के रूप में आए हैं। अब दूसरा उदाहरण हम लें अगर, तो जो सोवत है सो खोवत है। जो और सो शब्द है वो जोड़ों के रूप में आए हैं, इसलिए कौन सा सर्वनाम शब्द होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब इसके बाद में हमारा अंतिम जो सर्वनाम का भेद है वो इस प्रकार है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, अब कर्ता तो मैंने पहले भी आपको क्रिया शब्द में बताया था। कर्ता का मतलब होता है करने वाला, अपने करने वाला, जो इंसान अपने लिए कोई कार्य करता है। कार्य करने वाला इंसान क्या कहलाता है? कर्ता। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर आपने कुछ कार्य किया है और उसमें आपने कहा कि ये कार्य मैंने स्वयं किया है, तो आप अपने बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा? आप कर्ता होंगे, क्योंकि आपने अपना कार्य खुद किया है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझें, मैं अपना गृह कार्य खुद करूँगी। जो खुद शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब दूसरा जो उदाहरण है, बल्लेबाज अपने आप आउट हो गया।
किसके द्वारा आउट हुआ? अपने आप। जो शब्द है वो किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम के सभी भेद, जो 6 भेद थे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अभी हमने सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनके बारे में अच्छे से समझा। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है पियर्सन, उसके पृष्ठ 22 के ऊपर खाली पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सर्वनाम का जो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान में रखना, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या अन्य पुरुष के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, और उनके 3 भेद भी मैंने बताए थे, उपभेद थे ना। कौन कौन से थे, याद है? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो उनसे संबंधित जो मैंने सर्वनाम शब्द आपको बताए थे, वो शब्दों से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। खाली आपको पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित ही शब्द ढूंढने हैं। बाकी जो अन्य भेद हैं उनके शब्द हमें कविता में से नहीं ढूंढने हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, आप देखिए, कविता में प्रयुक्त कुछ ऐसे ही सर्वनाम शब्द छांटो और बताओ कि उनका प्रयोग किसके लिए हुआ है। यहाँ पे खाली पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही आपको लिखना है। वनस्पति करते प्रणाम हम, खाली 5-6 शब्द होंगे। तुम, तुमने, हम, ये अभी मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। अब आपको खुद अच्छे से कविता पढ़नी है और उन शब्दों को छांटकर लिखना है, और साथ में ये भी बताना है कि ये शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो आपको अभ्यास करना है, जिससे कि मैंने आपको कितना समझाया और आपको कितना समझ में आया वो आपको भी मालूम चले और मुझे भी समझ में आए। तो आगे की कालांश में मैं फिर से आपको पूछूंगी कि आपने गृह कार्य किया, अभ्यास किया, सर्वनाम शब्द ढूंढे क्या। तो आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। अगली कालांश में फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।